स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज फिर हम दोनों मेरे और आपके प्रिय विषय बंगाल की राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। चुनाव बिल्कुल सिर पर है। इसी महीने के आखिर में मुझे लगता है चुनाव की घोषणा भी हो सकती है और पार्टियों ने निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं कि वो किसके साथ गठजोड़ करेंगी या किसके साथ गठजोड़ नहीं करेंगी। इसमें सबसे ताज़ा खबर ये है कि कांग्रेस के आला कमान ने और संबंधित पदाधिकारियों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ में किसी भी किस्म का सीटों का तालमेल नहीं करेगी और पूरी 269 सीटों के ऊपर अकेले चुनाव लड़ेगी। ये कांग्रेस ने फैसला किया है और आप पहले से ही जानते हैं कि बंगाल में राजनीतिक शक्तियों का शक्ति संतुलन किस प्रकार का है। नई उभरती हुई शक्तियां और पहले से मौजूद शक्तियां। तो आप कांग्रेस के इस निर्णय को किस दृष्टि से देखते हैं? भाई जी, ये मेरा लगातार बराबर का स्टैंड रहा है या मेरी राय रही है हम्म। कि बहुत कुछ समय से कांग्रेस पार्टी अकेला चलने का प्रयास कर रही है हम्म। और उसका बहुत सारा मतलब आपको संकेत दिखाई पड़े और हम्म। जहां भी कोई समझौते भी किए हैं तो वो झुकी नहीं है, अपने शर्तों को बढ़ाई है और उस आधार पर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। शायद कांग्रेस को लगता है कि जितना कांग्रेस नीचे गई, तो और जो मजबूत हो जाते हैं, जो सहयोगी पार्टनर, वो और ज़्यादा दबाव बढ़ाते हैं। हम्म। तो ये अकेला चलो वाला एक प्रैक्टिस में दिखाई पड़ रहा है। हम्म। किसी को भी ये पता था कि ये बंगाल में कोई समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और ये दुर्भाग्य भी है। मैं तो यहाँ भी कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है कि जिस वक़्त इतने सारे मुद्दे संसद में सरकार के सामने जनरल नरवाने का, अमरीकी डील का, आदि-आदि हो रहा है और बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, वकील बन के सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रही हैं। उस वक़्त में जो विपक्षी खेमा है बंगाल में, वो अलग-अलग चुनाव लड़ रहा है। ये भी एक दुर्भाग्य है। और मैं तो आपके शो पर पहले भी कह चुका था कि देखिए तृणमूल कांग्रेस दिखती ज़रूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी की धुर विपक्षी है, धुर विपक्षी है। अब इसकी पड़ताल करने पड़ेंगे। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि शायद कांग्रेस पार्टी में सबको लगता है कि जितना ममता बनर्जी विपक्षी खेमे की हैं, शायद उतनी नहीं है। और कांग्रेस को चाहे जो भी हश्र हो, ऐसे भी ज़ीरो का ही हश्र हो रहा है कई जगह। तो भाई कांग्रेस को जान दी जाए या अलग अपना अस्तित्व बनाया जाए। कांग्रेस से ही निकल के तो ममता बनर्जी भी आई थी। तो ममता बनर्जी ने वो कांग्रेस को ही समाप्त किया, बंगाल से लगभग-लगभग कर दिया। सीपीएम को तो उखाड़ा ही, कांग्रेस को भी उखाड़ा। और मजे की बात ये है कि जब ममता कांग्रेस से अलग हो रही थी, तो उस समय मैं कलकत्ता कवरेज के लिए गया था, उसी हम्म। समय। हम्म। जी। तो ये एक तो ये दृष्टिकोण है जो आपने रखा। आप इसको बार बार कहते रहे हैं, नई परख के मंच पे भी आपने कहा है और हम नई परख के दर्शकों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, ध्यान से देखा और काफी टिप्पणियां भी इसके ऊपर की आपकी बात पर। लेकिन एक इसकी थीसिस ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस का और ममता बनर्जी का कोई समझौता नहीं हुआ था, तो बात ये भी निकली थी कि ये चीज भारतीय जनता पार्टी को हराने में ममता बनर्जी की मदद करेगी। जी, निकली थी। बजाय इसके कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ हो, वो हराने में मदद करेगी। क्यों? उसके पीछे एक तर्क भी था। आप परिचित है उस तर्क से, मैं तो केवल दर्शकों के लाभार्थ याद दिलाने के लिए इस बात को कह रहा हूं। बात ये थी कि ममता बनर्जी काफी अरसे से सरकार में है। अब तो और 5 साल बढ़ गए हैं। पहले 10 साल थे, अब 15 साल हो गए हैं। तो इतने दिन कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ कुछ नाराजगी जमा हो जाती है, एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाती है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी अगर एक ध्रुव पर चली जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए ममता बनर्जी, सीपीएम और कांग्रेस एक साथ लड़े लड़े चुनाव, मैं एक
विचार करने के लिए बात कह रहा हूँ। एक साथ लड़े तो जाहिर है कि सरकार विरोधी भावनाएँ हैं, उनका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। जी। हर पक्ष में जो लोग सरकार से नाराज़ हैं, वो सब भाजपा के साथ चले जाएँगे, जो भी हों, हैं। लेकिन अगर ये लोग अलग-अलग भाजपा के अलावा भी ममता बनर्जी का विरोध करने वाली दूसरी शक्तियाँ रहेंगी, भले ही उतनी मजबूत ना हों, जितनी किसी ज़माने में मजबूत हुआ करती थीं। किसी ज़माने में तो कांग्रेस बंगाल की राजनीति पर एक छत्र राज्य करती थी, फिर सीपीएम लंबे अरसे तक एक छत्र राज्य करती रही, अब ममता बनर्जी राज्य करती हैं। तो उससे क्या होगा कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो है, वो ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ-कुछ तो बटेगा। और जो बटेगा उससे ममता बनर्जी के उम्मीदवारों को निकल जाने में मदद मिलेगी। अभय जी, ये बहुत सरलीकरण है मेरे हिसाब से। हुँ, ये सोच और ये नैरेटिव पिछले बार आया ज़रूर था, लेकिन हुगली में तब से पानी बहुत ज़्यादा बह चुका है। हुँ, मतलब गंगा में पानी बहुत बह चुका है। और जिस प्रकार से ममता जी की भूमिका रही है आईएनडीआईए गठबंधन में, उसको छत-विछत करने में, जैसा कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं। हमें नहीं लगता है कि कोई एक समझौता करके इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि अगर हम अलग लड़ते हैं तो आपको फायदा होगा। नहीं, मेरा और इशारा ये नहीं है कि इन लोगों ने आपस में तय करके किया है ये, मैं जी, ये नहीं कह रहा हूँ। जी, सवाल ये है कि विपक्ष की भाजपा भाजपा विरोधी शक्तियाँ बटी हुई हैं, उनमें आपस में कोई समझौता नहीं हुआ है। जी, ये एक वहाँ का राजनीतिक यथार्थ है जो पिछले चुनाव में भी था, इस चुनाव में भी था। जी, अब सवाल ये है कि हम इस राजनीतिक यथार्थ को कैसे समझें? एक तरीका ये है कि भई भाजपा विरोधी शक्तियों को एकजुट होके लड़ना चाहिए चुनाव। ये एक पारंपरिक दृष्टिकोण है अ, इस तरह का। उससे क्या होगा कि आगे की राजनीति भी आसान हो जाती है, भई एक जगह लड़े या आगे आगे भी मिलके लड़ेंगे। उससे विपक्ष की राष्ट्रीय एकता करने में मदद मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा दृष्टिकोण ये है इसके अंदर कि वो अगर बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर वो अलग-अलग लड़ेंगे, तो उससे भाजपा सारे विपक्षी वोटरों को एक अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी। दूसरे, जो इंडिया गठबंधन की आपसी राजनीति है, जो सही बात आपने बिल्कुल कही, वोटर उसके हिसाब से नहीं वोट देता है। बंगाल का वोटर ये सोच के वोट नहीं देगा कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन में क्या किया था और उस मीटिंग में क्या हुआ था, इसमें नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया था और किस-किसने आपत्ति की थी। इसके आधार पे पार्टियाँ सोचती हैं, नेता सोचते हैं, हम और आप सोचते हैं और वो लोग सोचते हैं। लेकिन आम वोटर इस आधार पे वोट नहीं देता है। देखिए, मैं एक हद तक इससे सहमत हूँ, हुँ, लेकिन ममता जी की भूमिका थोड़ा-सा विवादों में रही है। उनके बयान, कांग्रेस को लेकर बयान और लगातार और जो भी भूमिका रही आईएनडीआईए में, सबको मालूम है। हुँ, लोग तो कहते हैं कि आईएनडीआईए से नीतीश गए ही ममता की वजह से, हुँ, केजरीवाल की वजह से। हुँ, तो ये तो एक कही जाती है बात। हुँ, देखिए, मुद्दा बड़ा है। अब हम वैचारिक बात कह रहे हैं हुँ, कि अगर एसआईआर के ऊपर ममता ने इस कदर हल्ला बोला है कि उन्होंने वकील का अपना रूप धारण कर लिया और कांग्रेस इस बात को उठाती रही है, जम के उठाती रही है, वोट चोरी आदि आदि का। तो एक सामान्य मतदाता या सामान्य इनके शुभचिंतक यही सोचेंगे कि इन हुँ, सबको एक साथ रहना चाहिए इस वक्त। हुँ, ममता ने इतना बड़ा एक राजनीतिक चाल चला या जो भी कहे, हुँ, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। हुँ, तो इस समय क्या कांग्रेस का कोई समर्थन मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। चाहे फिर कांग्रेस ने जो दिल्ली में रैली की तो ममता का कोई समर्थन नहीं था या बुलाया भी नहीं गया। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। ये हाँ, बात आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष के वोटों का बिखराव जो है, मतलब ममता के होने से, कि मतलब उनके एंटी इनकम्बेंसी के वोट से हो सकता है कि इससे जो उनको फायदा हो। लेकिन सोच ये नहीं है। सोच ये है कि मैं हूं, सब कुछ हूं, ममता वर्सेस है। माने ममता के इन एंड अराउंड चल रहा है। अब ये भी देखना होगा कि कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके बीच में क्या समझौता होता है। मेरा तो अभी भी मानना है कि बंगाल का जहां तक संदर्भ है, तो कम्युनिस्ट पार्टियां अभी भी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। ये मेरा अपनी अपनी सोच है। तो या तो फिर अगर आप विपक्ष की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता विरोध
की राजनीति करते हैं, पोलराइजेशन के विरोध की राजनीति करते हैं, तो आमतौर पर तो ये सोच बनेगी ना कि भाई सब एक साथ रहें, लेकिन वो बात नहीं है। कोई अपनी जगह से हिलने, डिगने, मतलब उसको खाली करने के लिए या कोई सामंजस्य बिठाने के लिए तैयार नहीं है। इसका नतीजा ये है। और ये मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं। शायद उतना मजबूत नहीं है जितना पिछली बार थी, ये भी बात सही है, लेकिन अभी भी वो मजबूत है। जिस प्रकार के उन्होंने अभी खेल किए हैं, मैं तो कहूंगा खेल ही बोल देता हूं, कि जिस तरह से वो आईपैक वाला हुआ, ईडी वाला, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आए और शायद फिर मंडे को आने वाली है, सोमवार को, तो वो उन्होंने अपना एक नैरेटिव खड़ा कर दिया है और इस पर कोई आवाज बाएं दाएं से कुछ नहीं आती है विपक्षी खेमे से। समर्थन में ज्यादा तो हमको लगता है ये विरोध और टकराहट वाली बात आ रहती है। तो एक चीज तो मानना पड़ेगा ना कि देखिए, बंगाल में अगर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, तो फिर एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स तो बीजेपी कोशिश करेगी। तो भाई, अगर विपक्षी खेमा में 5 ही वोट, 10 ही वोट, 20 वोट माइनॉरिटीज के बटते हैं, तो वो भी तो बटना हुआ। ये भी तो भाजपा के विरोध वाला वोट भी तो बट रहा है। इसको तो हमें देखना चाहिए। जी। जी। नहीं, नहीं, भाजपा के विरोध वाला वोट बँट रहा है, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान क्या है, इसके ऊपर भी मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप उसके ऊपर निगाह डालें। ये ठीक है, ममता बनर्जी नंबर 1 ताकत हैं, उनसे बड़ा नेता कोई बंगाल में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की जो बंगाल की राजनीति है, उसकी कुछ सीमाएँ हैं, जैसे कि उनके पास कोई ममता बनर्जी को टक्कर देने वाला कोई नेता नहीं है। उनके जो राष्ट्रीय नेता वहाँ जाते हैं, वो उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में काफ़ी प्रभावी होते हैं। बंगाल में जाके उतने प्रभावी नहीं रह जाते। हिंदी में बोलते हैं, बिल्कुल। बंगाल की संस्कृति से भी उनका कोई वास्ता नहीं होता है। बंगाल के जो महापुरुष हैं, रवींद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चटर्जी वगैरह, उनको कैसे संबोधित किया जाए, ये तक इन लोगों को नहीं पता है। ऐसे-ऐसे संबोधन करते हैं, इससे बाद में उनका मज़ाक उड़ता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों या कोई दूसरे हों। तो वो एक इनकी सीमा है। और जो बंगाली इनके नेता थे, दिलीप घोष वगैरह, वो कोई ज़्यादा उन्होंने अपनी औकात उन्होंने कुछ बढ़ा नहीं पाई। और वो जो ममता टीएमसी छोड़ के आए हैं, अ अ, तो वो भी ठीक है, गाली-गलौज में कुशल हैं, और सांप्रदायिक बातें करने में कुशल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक क्षेत्र को छोड़कर बाकी बंगाल में उनकी ऐसी कोई अपील है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीमाएँ हैं। ये सीमाएँ पिछले बार के मुकाबले बढ़ी हुई हैं, क्योंकि मतुआ वोटरों के साथ किया जाने वाला वो अपना वायदा जो है वो पूरा नहीं कर पाए। तो मतुआ वोटर भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ उतनी आश्वस्ति, उतनी मोहब्बत के साथ नहीं देखते हैं, इतनी मोहब्बत के साथ पहले देखते थे। तो लेकिन फिर भी भाजपा के पास एक गेम प्लान है और वो गेम प्लान जो है वो भाजपा चला रही है अपना। तो उस गेम प्लान को आप नई परख के दर्शकों के लिए डिकोड करें थोड़ा। देखिए, बंगाल में ये मेरे मन में बराबर सवाल रहता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है या मजबूत हुई है। हमें नहीं लगता है कि बहुत मजबूत हुई है। ऐसा मेरा मानना है, हो भी सकता है, और आजकल तो कई तरह से हो जाते हैं मजबूत। भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के बारे में आपने बात की, जो अभी जो लीडरशिप है, वो घूमते दरवाजे वाली लीडरशिप है। हुँ, वो कुछ दिन टीएमसी में रहते हैं, रिवॉल्विंग डोर जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। वहां से यहाँ आए तो शुभेंदु अधिकारी वगैरह का आप नाम ले रहे थे, वो वही है। तो उनका वजूद कितना रहेगा, क्या रहेगा, ये सबको मालूम। गेम प्लान भारतीय जनता पार्टी का 1 और 2 यही हो सकता है कि एक तो पोलराइजेशन करें हुँ, और जम के करें। लेकिन हम लोगों ने सुना है, हमने देखा है, पढ़ा भी है, बड़ा अच्छा लेख पढ़ा मैंने, कि भई ममता बनर्जी ने भी इस बार कम से कम हिंदू कार्ड नहीं छोड़ा है। हुँ, हिंदू कार्ड वो भी कर रही हैं कि ये मंदिर बनवाना और ये दुर्गा मंदिर करना और ये वो भी लगातार वो कर रही हैं। हम तो अभी याद नहीं पड़ रहा है, 2-3 ऐसे थे, अनुदान देना वगैरह-वगैरह। तो पोलराइजेशन को काटने के लिए, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक बनाने के बाइनरी को काटने के लिए ममता ने ये काम किया है और उसके पूरे वो मैंने पढ़ा है बढ़िया से। दूसरा जो हो सकता है कि जो बांग्लादेश का मुद्दा हो, उसको ऐन मौके पर
चाहे घुसपैठ का हो, चाहे जो बांग्लादेश की स्थिति है, इस आदि को करने के लिए कुछ भारतीय जनता पार्टी ड्रामेटिक कर सकती है, ड्रामेटिक कर सकती है। तो ये 2 पॉइंट हैं। इसके अलावा जो मुख्य बात मेरी समझ से है कि देखिए सीमावर्ती राज्य होने के चलते बंगला बंगला ये पश्चिम बंगाल आरएसएस के उनके टॉप नैरेटिव में तो है कि भैया इस राज्य को कब्जा कर लो, जैसे असम। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की जो अभी मौजूदा टॉप लीडरशिप है, वो ममता को हरा कर ज्यादा मजबूत होती है या मतलब ये सारे सवाल हैं। मैं इसके आगे नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें हमको नहीं लगता है। देखिए, हम ये मानते हैं कि ममता बनर्जी हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी के वजह से पहले के मुकाबले अपेक्षाकृत कमजोर भी हुई हो और उनका रिस्पांस भी कुछ-कुछ दिखाता है कि बहुत मुस्तैदी से वो चीजें करने की का प्रयास कर रही हैं ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने वो खड़ी रहे। बहुत सारी चीजें, नहीं तो फिर आईपैक वाले रेड वेड में इस तरह से तुरंत के तुरंत सड़क पे आना, एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चलाना, ऐसे-ऐसे वो बहुत काम कर रही है जिससे वो अपना झंडा बुलंद रखना चाहती है। लेकिन भाजपा जो है, भाजपा की जो लीडरशिप है या भाजपा जो पहले थी, देखिए हम लोग देखे थे कि अचानक से 19 के इलेक्शन में भाजपा 18 सीट ले आई लोकसभा। फिर जो है 70 75-80 सीट आ गया इनको विधानसभा चुनाव। लेकिन वहां से खिसक गई 24 के चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम ऊपरी सतह पे तो नहीं दिखता है कि संगठन तो ये करते रहते हैं कि इनमें कोई बहुत ज्यादा मजबूती आई है या इनमें बहुत कोई तगड़ा लीडर जो है, लीडरशिप आ गया है बंगाल में। फिर भी ये निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तत्परता से युद्ध के स्तर पे चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है। लेकिन ये बात हम मानेंगे आपसे कि मतलब लगेगा अभी ऐसा कि आप अगर आंख मूंद के देखिए तो ऐसा लगेगा कि नहीं, ममता को तो हिलाना बहुत कठिन है। ये हमें भी लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंदर क्या कर रही है, कराएगी, करेगी, ये हम अभी नहीं कह सकते। हमको नहीं लगता है, मेरा अपना ऐसा मानना है कि हमको तो लगता है कि बंगाल में सारी जो पार्टियां हैं विपक्ष की, कांग्रेस समेत भाजपा तो जरूर ही, वो लोग पोस्ट ममता की राजनीति कर रहे हैं। पोस्ट ममता, जैसे बिहार में हम लोगों ने देखा, हमको लगता है पोस्ट नीतीश की राजनीति ज्यादा है। तो वो हो सकता है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एक बार और बंगाल हार जाती है तो उनको मेरे कैलकुलेशन में कोई उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उनके लिए हो सकता है कल को ममता एक सहूलियत का काम करें जो कि रह के बीच में लगता है कि वो सहूलियत का काम करती है। जी। मतलब भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीत ले, इससे उसको ज़्यादा लाभ होगा कि बंगाल वो ना जीत पाए और ममता बनर्जी उसके खिलाफ राष्ट्रीय एकता ना होने दें, वो ज़्यादा लाभप्रद होगा। वो देखिए, जो आपने दूसरी बात कही कि विपक्ष के खेमे में अगर ममता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि माने या ना माने, आप कांग्रेस का जो है थोड़ा मजबूती में वो लोग सवाल करते थे, कांग्रेस पर लगातार हिट करते रहते। लेकिन क्या वो ममता पर लगातार हिट करते रहते हैं? नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस थोड़ा सा भी ज्यादा मजबूत हुई हुई तो उनके लिए दिक्कत है, और अगर ज्यादा मजबूत हुई या न हो पाए, इसके लिए उनको लोग चाहिए विपक्षी खेमे से। तो कहने के लिए विपक्षी खेमा, सत्ता खेमा, लेकिन बात कुछ बीच में भी होती है। तो ये भी हमें देखना होगा। और 2029 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी अभी के स्थिति में तो मुझे लगता है, मैं तो सड़क पे घूमता हूँ हर दिन, 10-20 लोगों से जरूर मुलाकात करता हूं। वो वाली पुरानी स्थिति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहूंगा आपसे। तो वो उस स्थिति में, भाई अगर ममता बनर्जी एक बार वाजपेयी जी सरकार में शामिल हो सकती है तो आगे के रास्ते तो खुले रहते हैं। कोई बंद करने का तो कोई बंद नहीं करता है। जो एकदम धुर विरोधी है,
आइडियोलॉजी के आधार पे वो तो रहता है। लेकिन ममता बनर्जी तो खुद एनडीए सरकार में रही है, यूपीए सरकार में भी रही है, लेकिन एनडीए सरकार में नहीं है। तो हमको लगता है कि बंगाल में ममता के बने रहने से भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रैक्टिकल नुकसान नहीं है। हाँ, आइडियोलॉजी और जो इनका नैरेटिव और ये सब है, उसके ख्याल से हो सकता है आरएसएस सोचती हो कि भाई इस राज्य पर कब्जा जमाना जरूरी है, ममता को उखाड़ फेंकना जरूरी है। ये एक हो सकता है विरोधाभास, जो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो आपके लिहाज से भाजपा की पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता ममता बनर्जी को हराना होगी या ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ते हुए दिखकर बहुत ज़्यादा ज़ोर सब कुछ दाँव पे ना लगाकर राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी के विपक्ष में मौजूद रहने से होने वाले लाभ की होगी? हमें तो लगता है कि कोई वो हार जाए इस बार, मतलब जिस तरह से आमादा जीतने को लेकर बिहार में थे, हुँ। उस तरह की चीज तो अब तक नहीं हमें दिखी है बंगाल। नहीं, ये एसआईआर तो में अगर आप देखें तो बहुत मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कम से कम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है ममता बनर्जी की काट करने की। चुनाव आयोग ने एक ऐसा काम किया है एसआईआर में जो किसी और प्रांत में नहीं किया। उसने एक माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं वहाँ पर, जो कि ना बिहार में दिखाई पड़ते हैं, ना यूपी में दिखाई पड़ते हैं, ना तमिलनाडु में दिखाई पड़ते हैं, कहीं नहीं दिखाई पड़ते वो। लेकिन वो बंगाल में दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ क्या हुआ? हाँ, ठीक जी। है। हाँ, मम कुछ न कुछ तो कोशिश हो रही है कि ममता बनर्जी जो एसआईआर को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश कर रही थीं उन्हें ना करने दिया जाए। ये तो हमें भी पता चला था कि बड़ी मुस्तैद है ममता बनर्जी की सरकार, और आज से नहीं साल के लगभग पहले से, मैंने जून में 24 जून को ये हुआ था हुँ, एसआईआर वाला, उसके बाद ही कुछ लोग वहां के बता रहे थे जी। कि उसने बड़ी तैयारी कर रखी है और वहां पर शायद बीजेपी जिसकी सरकार है एसआईआर में, उसके लिए बड़ा थोड़ा सहूलियत है, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रयास कितना है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये सब जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, जो रिपोर्ट भी आ रही है, ममता ने तो सवाल भी उठाया कि भाई असम में क्यों नहीं कराया, हुँ। यहीं क्यों? वो सब ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मन में अभी भी सवाल है कि क्या युद्ध स्तर पे भारतीय जनता पार्टी बंगाल को टेकअप किया है क्या, या नहीं किया? मैं इतना ही कह सकता एक जो भारतीय जनता पार्टी का जो गेम प्लान है, उसके अंदर एक गी पक्ष उसका उसका कम से कम है ही कि वो ममता बनर्जी का जो एक विशालकाय मुसलमान वोट है, जो पिछली बार अपनी जगह से नहीं हिला था, असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी और प्रयासों के बावजूद नहीं हिला था पिछली बार। वो लंबे अरसे से निष्ठापूर्वक ममता बनर्जी के साथ है। इस बार जो मुर्शिदाबाद के एक विधायक के ज़रिए हुमायूँ कबीर के ज़रिए अब हुमायूँ कबीर जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में भारत के शिक्षा सचिव हुआ करते थे और उनकी जो छवि है, एक बुद्धिजीवी की छवि, एक उदार उदार मुसलमान की छवि, उनका भी नाम हुमायूँ कबीर है, लेकिन ये बाबरी मस्जिद की वहाँ पे स्थापना करने में लगे हुए हैं। और वो पता नहीं किसका खेल खेल रहे हैं, हम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जब तक प्रमाण ना हो तब तक खुल के नहीं कहना चाहिए। तो जो खेल है भारतीय जनता पार्टी का और उनकी ओवैसी के साथ में गठजोड़ की चर्चाएँ भी चल रही हैं। ये किस हद कुछ कुछ कामयाब हो पाएगा या मुसलमान वोट ममता बनर्जी के ही साथ रहेगा? देखिए, मोटे तौर पर मुझे लगता है कि बहुत कुछ, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत कम हो करके वो समूचा ममता के साथ ही रहेगा, साथ ही रहेगा। ये मुझे लगता है। हुँ, मान लेते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी और क्या नाम है कम्युनिस्ट मिल जाते हैं और वो लोग फिर एक तूफानी चुनाव प्रचार और इस तरह का काम करते हैं, तो उससे ज्यादा नुकसान होगा बनिस्पत ये हुमायूं कबीर जी वाले काम से। दरअसल अगर आप एक चीज इजाजत दे तो मैं बताऊं हुँ, कि हुमायूं कबीर के नाम से 4-5 बड़े लोग हुए हैं बंगाल। हुँ, और एक अभी का मजेदार वाकया ये है कि जब ये तथाकथित बाबरी मस्जिद की बात जब आई, तो एक एमएलए भी है वहां हुमायूं कबीर के नाम से, जो कि इनसे अलग हैं।
तो सब लोगों ने उन्हीं को फ़ोन करके चंदा देना शुरू कर दिया। तो समझ रहे हैं ना? तो उनको स्पष्ट करना पड़ा कि मैं वो हुमायूँ कबीर नहीं हूँ, जो मस्जिद के लिए चंदा जुटा रहे हैं। तो गज़ब की बात है। तो सबको पता है कि ये प्रयास तो हम तो आपके चैनल पे बराबर बोलते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, बाँटती भी है और दूसरे खेमे में, विपक्षी खेमे में बँटवाती भी है। तो प्रयास अगर वो आमादा है तो इसको करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बहुत काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं। जी, वो ज़िंग नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो तत्परता नहीं दिखाई पड़ रही। वो जो एक 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 जिसको कहते हैं ना कि एक मैडनेस मतलब वार क्राई जैसा बीजेपी में नहीं दिखता है, जो कि भाजपा इसके लिए जानी जाती है कि वो किसी भी चीज को तिल का ताड़, ताड़ को तिल बनाने की माहिर है। वो चीज अब तक नहीं दिखी। अब देखते हैं चुनाव में क्या होता और वामपंथियों की राजनीति तो मुझे और भी ज़्यादा ठंडी लग रही है। है। वो तो कम्युनिस्ट राजनीति में से लगता ही नहीं ऐसे कि वो कुछ कर रहे हैं या सोच भी रहे हैं इस दिशा में। खबर तक नहीं उनकी आ रही है कुछ भी। भाजपा को वामपंथियों को कुछ पैसा-वैसा देना चाहिए। वैसे भाजपा पे आरोप लगता है कि केरल में वामपंथी सरकार है और उसके मुखिया हैं और वो उनके ऊपर आरोप लगता है कि उनके भाजपा से साठगांठ है। ये तो कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से लगाया है। तो कुछ क्विड प्रो क्यो करे वहाँ पर भई उनमें जान फूँका जाए वामपंथियों में। तो जी। वामपंथियों को अगर पूरा फूँक दिया जाए, कस के पंपिंग कर दिया जाए, भाई भारतीय जनता पार्टी को 1 साल में 61,000 करोड़ चंदा आया है। ये हुँ। आपने देखा कि नहीं देखा? 61,000 करोड़। अरे उसमें तो उनको अब कुछ कोशिश करना चाहिए कि वो विपक्षी खेमे में बाँटे भाई, क्या करेंगे इतना पैसा का? 6,000 करोड़ तो उनको इंटरेस्ट आ रहा है साल का। हुँ। समझ रहे हैं? खर्चा ही 37,000 करोड़ है जिसमें 20 सिर्फ 20,000 या 17,000 चुनाव पे खर्चा। तो कुछ पैसा क्या करेंगे भाई? अब तो या सूद पे लगा के पैसा दें। तो ऐसे अगर वो दें, तो चाहे वो तरह-तरह के लोगों को दें भाई। उनके बहुत सारे विपक्ष में काम करने वाले लोग हैं, जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, उन लोगों को पूरा पंपिंग करें। ये सब हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा-सा हमको इंतज़ार करना चाहिए कि आखिर बंगाल की फ़ज़ा कैसी बनती है, बनाई जाती है, दिखती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। आपसे बातचीत का कम से कम एक तो सीधा-सीधा मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि एक नतीजा निकला है कि ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंदियों से आगे हैं। कांग्रेस और सीपीएम तो कहीं दूर-दूर तक उनके साथ मुकाबले में है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में है, लेकिन ममता बनर्जी उससे काफ़ी आगे हैं। हालाँकि ममता बनर्जी पिछले चुनाव के मुकाबले उतनी शक्तिशाली नहीं लग रही हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी ताकत है कि वो इस चुनाव को जीत ए सकती ए हैं। एक बात अब है जी और, हुँ, देखिए, जब दिल्ली में चुनाव हुआ, तो 0 सीट के साथ, लेकिन 4-5% वोट के साथ अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने बाहर करा दिया, दिल्ली से। ये तो सच्चाई है। कांग्रेस वाले हमें आके कहते थे कि हम लोग तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कि भाई इनको हटाना है। अब पता नहीं बंगाल में क्या होता है? अब ये देखने लायक चीज़ होगा कि भई सब पोस्ट आगे की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कोई दिखाई पड़ता है? तो अगर उस तरह का एक एंटी ममता एक पूरा इधर या उधर से दोनों का कोई कोएलिशन बने, तब हुँ, उनके लिए मुश्किल आ सकती है। लेकिन लगता नहीं है कि इतना उनको हिलाना आसान है क्योंकि वो टिट फॉर टैट है। जी, वो जब जैसा का तैसा का जवाब देती है। तो जो भाजपा के पास तंत्र है, चुनाव प्रचार है, पब्लिसिटी है और डिसइन्फॉर्मेशन भी है, ये सब उनके पास है। जी, जी, जी। और वो बंगाल में बंगाली भाषा में बंगाल की मातृशक्ति के रूप में हुँ, एकदम ऐसे वाली है। तो फिर बिल्कुल। वो ज़्यादा दिक्कत है, ऐसे भी दिक्कत है। धन्यवाद सतीश जी। बहुत ही विचारोत्तेजक और साफगोई के साथ की गई चर्चा के लिए और हम लोग बंगाल की राजनीति पर पूरी निगाह रखेंगे और बार-बार आपको दही परख के मंच पर अनुरोध करते रहेंगे कि आप आएँ। जी, नमस्कार।